डीआर ब्राइट फ्यूचर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ कक्षा 10वीं के जो चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 के, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके जो सूत्र बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो सूत्र देखेंगे और जितने भी प्रकार की डेफिनेशंस इस अध्याय से बन सकती हैं कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी परिभाषा है किसकी, समीकरण युग्म की, रैखिक समीकरण युग्म। पहली बात तो रैखिक का आपको अर्थ पहले ही दूसरे अध्याय में बताया हुआ था। रैखिक का मतलब है जिसमें चर की एक घात हो, है ना। लेकिन इसमें बताया गया है दो चर वाले। दो चर वाले का मतलब है इसमें दो चर होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। मतलब एक्स और वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, मतलब लेकिन दो चर होंगे, जैसे पी क्यू हो सकता है। दो चर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब है एक घात, तो हर जो है, जैसे हमने ये लिखा ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना। तो ये देखिए y की घात एक ही है और x की घात भी एक ही है, लिखी नहीं जाती जो घात एक लिखते हैं। और दूसरा समीकरण है x में, है ना, ये भी y में है। तो ये इस प्रकार से हैं। यदि इनको अलग अलग कहें तो ये रैखिक समीकरण है। अब लेकिन एक जोड़ा यदि बन जाता है, देखिए एक ये है रैखिक समीकरण और दूसरा नीचे वाला है, तो दो रैखिक समीकरण हो गए। दो रैखिक समीकरण हो गए तो इनको एक युग्म कहेंगे, है ना, जोड़े को युग्म कहते हैं। तो वही लिखा है दो समान चरों में दो रैखिक समीकरण, जो दो समान चर हैं, देखिए समान चर एक्स, इसमें भी वाई है, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई है। तो दो समान चर हैं और दो समान चर हैं, साथ ही साथ दो रैखिक समीकरण हैं। देखिए एक पहला है, ये दूसरा है। तो दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। ये हो गया। दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप या मानक रूप इस प्रकार से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से इनका मानक रूप होता है, या इसको व्यापक रूप भी बोलते हैं। जहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये क्या है, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्राफीय विधि के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं और दूसरा है बीजगणितीय विधि द्वारा। अब देखिए ये क्या है, तो ये समझते हैं अपन। जैसे ग्राफीय विधि द्वारा हम हल करते हैं, यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि ये दोनों समीकरण एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, या तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। जो a1 का मान है इसके बटे में a2 कर दें और b1 का मान है इसको बटे में b2 कर दें, और यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे कि जो रैखिक समीकरण का हल है वो अद्वितीय है ना, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय इसमें गलत लिखा हुआ है, ये थोड़ा वर्तनी मिस्टेक है, इसमें अद्वितीय ऐसा लिखेंगे, द्वितीय ऐसा लिखते हैं, अद्वितीय, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा स्पेलिंग वो टाइपिंग मिस्टेक है, बस इतना याद रखिएगा। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होंगे, अद्वितीय। और यदि समीकरण युग्म की बात की जाए कि संगत है कि असंगत, तो इसका जो समीकरण युग्म होगा वो संगत माना जाएगा। यदि ये कंडीशन आती है तो संगत माना जाएगा और उस इसी कंडीशन में अद्वितीय हल हो सकते हैं, है ना। और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाओं की बात की जाए तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब एक रेखा ऐसी है, जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ऐसी है, तो ये कहाँ एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। काटने को ही प्रतिच्छेद कहते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो a1/a2 बराबर हो सकता है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2। तब समीकरण के जो निकाय के हल हैं वो कोई भी हल नहीं होंगे। इस स्थिति में कोई भी हल संभव नहीं है। लेकिन जो समीकरण है वो कैसा होगा, असंगत होगा। समीकरण कैसा होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत है।
और ऐसी स्थिति में जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होंगी तभी तो कोई हल नहीं बनेंगे। यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल बन जाता है, यदि एक के ऊपर एक है तो उसको समान संपाती बोलते हैं, तो उसके अनंत हल हो जाएंगे, जैसा कि आपकी तीसरी कंडीशन में दिया है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तब इस स्थिति में अपरिमित या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, या अनंत हल हो सकते हैं, या अनेक हल, मतलब एक ही चीज़ है। अपरिमित रूप से अनंत हल की बात करें तो वही है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल या अनेक हल, ये कोई भी कंडीशन है तो अपरिमित रूप से एक तरह से अनंत हल ऐसी स्थिति में निकलेंगे जब सभी मान बराबर हों। तो समीकरण युग्म का जो है किस प्रकार से होगा, तो ये ऐसी स्थिति में संगत होगा। समीकरण युग्म जो माना जाएगा वो संगत माना जाएगा। और रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाओं की बात की जाए तो संपाती होंगी। संपाती का मतलब ये होता है कि जैसे एक रेखा है, ये इसी के ऊपर एक रेखा और हम रख दें, कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए, जैसे इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा, मतलब इसका ये बिल्कुल भी भाग ना देखा, ऐसी रेखा बना दें इसी के ऊपर कि जो पहली रेखा थी उसका एक भी भाग ना देखे, मतलब हर बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करे ये रेखा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। फिर अगला देखिए, चौथा, बीजगणितीय विधि द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए, बीजगणितीय विधि में 3 विधियां हैं इनको सॉल्व करने की, जो रैखिक समीकरण युग्म है। वो पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन, तीसरी है वज्र गुणन। तो वज्र गुणन का एक सूत्र होता है, ये आप देख सकते हैं वज्र गुणन। बाकी आप इनको हम सीखेंगे, इनको किस प्रकार से लगाते हैं। इनके सूत्र नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो है सूत्र होता है x/B1C2 माइनस B2C1 और y/C1A2 माइनस C2A1 और 1/A1 माइनस A1B2 माइनस A2B1, इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं हम इसके, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस ये तो 2 स्टेप और बाकी बचे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। एक चर है यदि, तो उसका केवल एक ही हल होगा, क्योंकि जितनी घात होती है उतनी ही जो है एक घात है तो एक ही हल होगा, 2 घात हैं तो 2 हल, है ना। जितनी घात होती है अधिकतम उतनी ही हल होते हैं। लास्ट है इतना इसका, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है एक सरल रेखा होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, खालिस्तान में ही पूछा जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है ना। तो ये अध्याय 3 के इस प्रकार से सूत्र थे कंप्लीट। तो यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी ये पता चल सके अध्याय 3 के सूत्र कौन कौन से हैं, है ना, और कौन इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं अध्याय 3 में। कंप्लीट जानकारी आपको भी हो जाएगी और आपके दोस्तों को भी हो जाएगी, तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 10th की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।